हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12th वालों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का अब नेक्स्ट एग्जाम इकोनॉमिक्स का होने वाला है। इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको हम जो तैयारी करवा रहे हैं, जैसे जैसे तैयारी करवा रहे हैं, हर एक चीज आप लोग करते जाओ। आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी डरने का बात नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को जो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में आज पूरे इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि शुरू का जो 20 गो एमसीक्यू होगा वो बेस्टी अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। इसमें हर एक क्वेश्चन पे हम ग्राफ भी बताएंगे आप लोगों को, ग्राफ के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ना सिर्फ आपका 40 क्वेश्चन बल्कि कई सारा क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाएगा। प्लस लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस के लिए भी हम ग्राफ आप लोगों को बताते जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन के साथ कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होते जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, तो इत्मीनान से देखना। अगर आपके पास समय कम है तो ऊपर क्लिक करके इसका स्पीड बढ़ा करके आप इसको स्पीड में भी देख सकते हो, अगर सिर्फ आपको आंसर से मतलब है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को वीडियो देखना है, क्योंकि तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का सेम होगा। आर्ट्स का एग्जाम इकोनॉमिक्स और साइंस के बाद होगा, इकोनॉमिक्स और साइंस का एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर दोनों को मिलेगा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हमको पता है एक अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख समस्याएं होती है। केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। यानी इकोनॉमी में तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, व्हाट प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। तो ये जो दूसरा केंद्रीय समस्या है, कैसे उत्पादन करें यानी हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें देखा जाता है तकनीक को, यानी इसमें देखा जाता है टेक्नोलॉजी को कि भाई उत्पादन हम लोग किस तरीके से करेंगे। मतलब श्रम प्रधान तकनीक से करेंगे यानी कि लेबर इंसेंटिव टेक्निक से करेंगे, या पूंजी प्रधान तकनीक से करेंगे, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए लेबर ज्यादा लगाएंगे, अगर लेबर लगा रहे हैं ज्यादा तो उसको लेबर इंसेंटिव टेक्निक, श्रम प्रधान तकनीक बोलेंगे। और अगर मजदूरों को ना लगा करके उसकी जगह मशीन लगा रहे, मशीन से उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, यानी कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यानी पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक, तो चयन का जब भी समस्या आएगा और तकनीक को चुनना है तो वो होता है कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। और अगर क्वेश्चन में बोलता कि उत्पादन उत्पादन को सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि किस चीज का उत्पादन करेंगे, तो जब वस्तु को चुनना का बारी आएगा तो वो होता है क्या उत्पादन करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, समझाते जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज। ये क्वेश्चन ना सिर्फ शॉर्ट में बल्कि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरेटिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए हैं, एक बार और करा रहे हैं। चलो ग्राफ निकाल लो, पेन कॉपी निकाल लो और इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से हम लोगों का जो है ये लाइन बनता है। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ होता है टोटल यूटिलिटी और ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब टोटल यूटिलिटी स्थिर होता है या टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है तो उस समय जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो हम लोगों का शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो टोटल यूटिलिटी अधिक तभी होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों का क्या होगा? जीरो होगा। हम लोगों का क्या होगा? जीरो, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है। सामान्यता एक उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज। तो एक जो उदासीनता वक्र होता है वो इस तरीके का होता है। एक उदासीनता वक्र हम लोगों का इस तरीके का होता है जिसको इंडिफरेंस कर्व हम लोग बोलते हैं। तो ये जो उदासीनता वक्र इस तरीके से होता है उसको बोला जाता है, ये जो होता है ये मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कॉनकैव कॉन्वेक्स होता है। याद रखना, कॉन्वेक्स होता है। कई बार इसको उन्नतोत्तर लिखा हुआ मिलेगा। उत्तल को कई बार क्या लिखा रहेगा? उन्नतोत्तर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, उन्नतोत्तर। और इसी के जगह एक और चीज पूछता है कि कॉनकेव क्या होता है। कॉनकेव मतलब अवतल, यानी कि नतोदर। नतोदर कौन होगा? तो याद रखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
यानी कि पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, याद रखना, कॉन्वेक्स आईसी कर्व होता है, कॉनकेव पीपीसी कर्व होता है, उत्तल या उन्नतोदर उदासीनता वक्र होता है, और अवतल या नतोदर उत्पादन संभावना वक्र होता है। इसको याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः एक मांग वक्र का ढाल होता है, जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो जनरली डिमांड कर्व का ढलान जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ हम लोग वस्तु का, किसी भी वस्तु का मात्रा और यहाँ उस वस्तु का कीमत लिखते हैं। तो जैसे जैसे किसी वस्तु का कीमत मेरा घटते जाता है तो मेरा मांग हमेशा बढ़ते जाता है, यानी ऋणात्मक वाला होता है हमेशा इसका ढाल। क्या होता है हमेशा? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव होता है हमेशा इसका ढाल, याद रखोगे। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, मांग की कीमत लोच डॉट डॉट होती है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट मिड पॉइंट द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज। देखो ये ऐसे बोल रहा है आपको, एक मध्य रेखा में बोल रहा है, ये रहा। ठीक है, ये हम लोगों का डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, मांग का वक्र है। बोल रहा है इसके मध्य बिंदु पे, मध्य बिंदु मतलब यहां, इसके ठीक बीचों बीच, इसके ठीक बीचों बीच, यहां बोल रहा है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो हमको पता है यहां मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 होता है। क्लियर? और अगर बोलता कि अगर ये इस अक्ष को छूता है तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग का जो लोच होता है वो अनंत होता है, और यहां जो मांग का लोच होता है वो शून्य होता है। और इन दोनों के ठीक बीच में यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच 1 से कम होगा, और यहां इससे ऊपर यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, यानी मांग की लोच 1 से अधिक होगा। इसको याद रखना, इन पांचों में से कोई भी ड्राइंग आपको बोले, आप उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आराम से बता देना। जैसे ऐसे पूछता है क्वेश्चन, देखो इस तरीके से मान लो आपको एक मांग वक्र दे दिया और पूछेगा कि बताओ यहां मांग का लोच क्या होता है, या बोलेगा यहां क्या होता है, या बोलेगा बीच में क्या होता है, या कई बार बोलेगा यहां क्या होता है, यहां क्या होता है। तो आपको ये चीज को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इनवर्सेड यू शेप, उल्टा यू आकार का। तो देखो बता दे रहे हैं हम लोग, यहां पे अच्छा से समझना, ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो ये जो यू आकार का बोलता, तो यू आकार का हम लोगों का होता है यहाँ पे, एक मिनट रुको, उल्टा यू आकार का बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। अगर यू आकार का, उल्टा यू आकार मतलब ऐसे, ठीक है, उल्टा यू आकार का तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है, यानी कि ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व। और अगर बोलता उल्टा यू आकार का तो याद रखना आप इसको एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। ठीक है, याद रहेगा, यू आकार का उल्टा यू आकार का इस तरह से बोल रहा है, उल्टा यू आकार का तो ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है, और बोलता अगर यू आकार का तो बोलना एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। ठीक है, इसको याद रखना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से या यू आकार का या उल्टा यू आकार का एग्जाम में पूछेगा आप लोग को। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे बोल रहा है 7 नंबर पे, उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा में पैमाने के प्रतिफल का माप है। द मेजरमेंट ऑफ ए रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। तो देखो उत्पादन फलन हम आप लोगों को पढ़ाए थे। उत्पादन फलन ये बोलता है कि आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में जितना इनपुट लगाओगे यानी जितना साधन लगाओगे उतने के बराबर आपका उत्पादन होगा, यानी उतने के बराबर आपका आउटपुट होगा। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का Q, फॉर्मूला क्या दिया हम लोगों का, Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा, और ये सब उत्पादन का हम लोगों का साधन है। तो बोल रहा है यहाँ पे पैमाने का प्रतिफल का माप कौन होता है। तो देखो पैमाने का प्रतिफल का माप 3 गो होता है। सबसे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसको स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम बोलते हैं, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और अगर अल्फा प्लस बीटा इसका मान 1 से अधिक हो गया, यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम है, यानी वृद्धिमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल है। और अगर ये घट गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये 1 से कम हो गया,
तो ये घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम है, यानी कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो ये तीनों ही कंडीशन पे ये जो पैमाने का प्रतिफल का नियम बन रहा है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन जो बन रहा है, इन तीनों में ही देखो ए और बी आपको दिख रहा है, ए और बी आपको दिख रहा है, ए और बी आपको दिख रहा है, ए और बी, यानी अल्फा और बीटा आपको दिख रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका अल्फा और बीटा। ये पैमाने के प्रतिफल को बताएगा। अल्फा प्लस बीटा 1 है तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को, अल्फा प्लस बीटा 1 से ज्यादा है तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल को, अल्फा प्लस बीटा 1 से कम है तो घटते पैमाने के प्रतिफल को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मोर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? ठीक, अच्छा से इसको लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से। हो गया? अब आते हैं इसी में नहीं, इसको हटाना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला, बोल रहा है जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होता है तब औसत लागत होता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होगा एवरेज कॉस्ट से, तब एवरेज कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, पहले इसको ग्राफ बना के समझाते हैं। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक, ये हम लोगों का होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है हम लोगों का, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, ये देखो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे न्यूनतम बिंदु पे है, यहाँ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट इसको काटता है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ एक सिचुएशन बनाता है और इस बिंदु पे एक सिचुएशन मेरा बनता है। अब देखो यहाँ 3 सिचुएशन होगा। पहला, जब तक देखो यहाँ पे, जब तक देखो हम लोगों का यहाँ पे एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, एवरेज कॉस्ट जब तक नीचे होता है, एवरेज कॉस्ट जब तक नीचे होता है मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे होता है। देखो सीमांत आगत, जब सीमांत आगत औसत आगम से कम है, देखो यहाँ पे देखना सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल, इस लकीर से इधर देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कम है किससे, एवरेज कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट से कम है, तो उस समय तक एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट घटते जाता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, घटते जाता है, यानी डिमिनिशिंग। दूसरा पॉइंट आएगा जहां एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को काटता है, तो जहां एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को काटे वहां एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। और उसके बाद काट लेने के बाद एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से अधिक हो जाता है। काटने के बाद मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, उससे भी बड़ा हो जाता है। आया समझ में? तो ये 3 सिचुएशन आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन घुमा के भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ देगा। ड्राइंग बनाना, फिर क्वेश्चन में जो भी बोला उसका आंसर दे देना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता, विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट, यानी उत्पादन का मात्रा बढ़े चाहे घटे इसका लागत में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो होता है औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फार्म कीमत स्वीकारता होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर ए फार्म प्राइस टेकर, यानी उद्योग के द्वारा, देखो यहाँ पे उद्योग है, ये उद्योग के द्वारा जो कीमत यहाँ पे वो तय किया है उसी तय कीमत को ये स्वीकार कर लेता है और उसी तय कीमत पे ये वस्तुओं का विक्रय करता है, यानी कि इसका एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो ऐसा पाया जाता है मेरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और कीमत का निर्धारण ऐसे होता है, उद्योग जो तय किया उसी को फार्म स्वीकार करके बेच देता है, ठीक है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दशा में मेरा पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन। आपको लगेगा परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है, हाँ होता है, ये संतुलन का पहला शर्त है, लेकिन अगर मैथमेटिकल आप देखोगे फॉर्मूला तरीके से तो भाई ये भी तो फॉर्मूला सही होगा, क्योंकि देखो अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट और इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी भी सही है। और देखो अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है तो हमको पता है ना कि कोई भी चीज अपने आप से मल्टीप्लायर यानी गुना में 1 लेके चलता है,
तो अगर मान लो मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें एक छुपा है, इसमें भी एक छुपा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे मार्जिनल कॉस्ट से, तो क्या यहाँ पे एक बट मतलब ये एक डिवाइड नहीं हो जाएगा, यानी कि एक आएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर सी भी तो सही है, इसीलिए ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान को माप होती है? विच वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ठीक है, देखते हैं डायग्राम। तो बोल रहा है ये जो लकीर है यहां देखो, 0x पे पूर्ति यानी सप्लाई को दिखाया, y पे वस्तु का कीमत यानी प्राइस को दिखाया, और ये जो लकीर है यहां मांग की लोच पूछ रहा है। तो देखो तीन सिचुएशन होता है, हम बता दे रहे हैं। यहां अगर मान लो ये जीरो के बीचों बीच में रहता, कहां रहता? जीरो के बीचों बीच में, जीरो में, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 रहेगा, और ये जीरो से तो नीचे आ गया, 1 से तो नीचे आ गया, तो यहां जो लकीर है यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से कम होगा। और अगर इस लकीर पे, अगर यहां इस वाई लकीर पे अगर लकीर खींचा जाता, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है वो 1 से अधिक होता। मतलब एक्स में खींचा जाता तो 1 से कम होगा, जीरो पे खींचा जाएगा तो 1 के बराबर होगा, और वाई पे खींचा जाएगा यानी 1 से ऊपर खींचा जाएगा तो इलास्टिसिटी सप्लाई 1 से अधिक होगा। तो हमको तो यहाँ पे ये वाला बोला ना भाई, तो यहाँ 1 से कम होगा, शून्य नहीं होगा, 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ड्राइंग में अगर कोई सा भी ड्राइंग बना के दे दे, जैसे ये ड्राइंग बना के दे देता, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होता। अगर क्वेश्चन में मान लो ये ड्राइंग बना करके दे देता, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता, 1 से अधिक होता। आया समझ में? इसको अच्छे से आप लोग याद करके रखोगे, कोई भी डायग्राम पूछे यू कैन रीड इट। चलो आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, एक मुश्त कर लगाने से किस प्रकार की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी एक ही बार में अगर किसी वस्तु पे टैक्स लगा दिया जाए, लमसम टैक्स लगा दिया जाए, तो उस गुड्स का सप्लाई क्या हो जाएगा? अरे भाई उस गुड्स का सप्लाई कम हो जाएगा, पूर्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि लागत बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना, ठीक है? इस क्वेश्चन को एकदम आप लोग अच्छा से समझोगे। देखो ध्यान से समझना इसको। बोला जा रहा है अन्य बातें समान रहने पर, यानी बाकी सारा चीज इक्वल है, सेम है, किसी चीज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, बाकी सारा चीज अनचेंज्ड है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए गुड्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम? अगर मार्केट में किसी भी गुड्स का मांग बढ़ गया, वस्तु का क्या बढ़ गया? मांग बढ़ गया, मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड बढ़ गया, मार्केट में किसी चीज का डिमांड बढ़ गया, बाकी सब चीज उतना ही है जितना था, उपभोक्ता का आय उतना है, उपभोक्ता का व्यवहार उतना ही है, वस्तु का मूल्य भी इतना है, पूर्ति भी उतना है, बस मांग बढ़ गया। तो मांग बढ़ने से क्या होगा? देखो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम आप लोगों को समझा दे रहे, अच्छा से समझना। ये लकीर खींचे, ये हो गया जीरो, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। सपोज कर लो पहले मांग यहाँ था, यहाँ ये हम लोगों का डिमांड कर्व था, और ये हम लोगों का था सप्लाई कर्व, और यहाँ पे हम लोगों का था संतुलन कीमत। ठीक है, अब क्या हुआ? बोल रहा है मांग बढ़ गया, बोल रहा है। तो देखो पहले मांग यहाँ था, बढ़ जाने का मतलब है देखो मांग यहाँ आ गया, बढ़ जाने का मतलब है मांग मेरा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि मेरा डिमांड भी बढ़ गया, यानी यहाँ मेरा क्वांटिटी है, और यहाँ मेरा प्राइस होता है, और यहाँ मेरा सप्लाई होता है, यानी कि मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी, यानी मेरा क्वांटिटी भी बढ़ गया और साथ ही साथ मेरा सप्लाई भी बढ़ गया। यानी क्वांटिटी भी बढ़ा, यानी कि वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ी, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ गई, और साथ ही साथ क्या बढ़ा? वस्तु का कीमत भी बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ गया। देखो ना ड्राइंग से दिखा दिए ना इसको, कि नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में तो एक बार और देखो, नहीं आया समझ में तो एक बार और देखो। देखो यहां अच्छा से समझा दे रहे। ठीक, सपोज कर लो ये मेरा जीरो है, ये मेरा एक्स है, और ये मेरा वाई है। यहां होता है कीमत यानी कि प्राइस, और यहां होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। सपोज कर लो कि पहले ये डिमांड था, ये सप्लाई था। ठीक है, ये मेरा डिमांड था और ये मेरा सप्लाई, और यहां मान लो पहले वस्तु का संतुलन कीमत था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? क्या बढ़ गया? मेरा वस्तु का मांग बढ़ गया। तो ये देखो ये डिमांड लाइन है ना, डिमांड लाइन मेरा बढ़ जाएगा। लो डिमांड लाइन को यहां बढ़ा दिए। अगर अभी भी नहीं समझे तो इस डिमांड लाइन को देखो डॉट डॉट से समझाते हैं। देखो ये मेरा डिमांड लाइन बढ़ गया।
अब अगर डिमांड बढ़ा तो इसको मिलाओ ना, सपोज कर लो डिमांड यहाँ पर, सप्लाई काटा डिमांड और सप्लाई, तो यहाँ पे कीमत तय हो गया। इसका मतलब मेरा बढ़ गया ना, देखो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ गया और क्वांटिटी ऑफ प्राइस भी बढ़ गया, यानी वस्तु की पूर्ति भी बढ़ गई और वस्तु की कीमत भी बढ़ गई। तो दोनों बढ़ रहा है ना भाई, दोनों बढ़ रहा है, कीमत और पूर्ति दोनों। तो ऑप्शन में ढूंढो कहाँ है, संतुलन कीमत में कमी, नहीं गलत बोल रहा है। संतुलन कीमत में वृद्धि, संतुलन मात्रा में कमी, नहीं गलत बोल रहा है। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि, हाँ कीमत भी बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ा, इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस भी बढ़ा और उसका सप्लाई भी बढ़ गया, ठीक है, क्वांटिटी भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो वीडियो को डिटेल में समझा रहे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा संयम करके बनाना, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है ना। और अगर आंसर ही चाहिए तो स्पीड में बढ़ा के देख लेना। आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत प्रवृत्ति में क्या होगी? इफ देयर इज एक्सेस इन द डिमांड द प्राइस टेंड। अब देखो ये डिमांड मेरा बढ़ रहा है, अब सिंपल सा बात है ना, अगर किसी भी गुड्स का मेरा डिमांड बढ़ेगा तो जो बेचने वाला है, अभी नहीं समझाए थे, ये देखो यहाँ मेरा डिमांड और सप्लाई है, ये देखो ये मेरा सप्लाई कर्व होता है और ये मेरा डिमांड कर्व। बोल रहा है एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ गया, लो भाई डिमांड बढ़ गया, देखो डिमांड मेरा बढ़ गया तो उससे मेरा सप्लाई क्या होगा, सप्लाई भी तो बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आधिक्य पूर्ति की स्थिति में होती है जब देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई। देखो फॉर्मूला होता है, एक होता है इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, और अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड ज्यादा है। और अगर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, या डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है, एक ही चीज तो बोल रहे हैं ना, एक ही चीज बोल रहे हैं इसको, सप्लाई ज्यादा है, एक मिनट रुक जा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, या डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो जब सप्लाई ज्यादा होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं आधिक्य पूर्ति यानी कि एक्सेस सप्लाई। तो इस सिचुएशन को देखो, एक्सेस सप्लाई होगा यहाँ, ये एक्सेस डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये आधिक्य मांग है, ये संतुलन है, ये है हम लोगों का आधिक्य पूर्ति, ठीक है, एक्सेस सप्लाई हो गया। आगे अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन एगो और हम लोगों को पूछ दिया, बोला गया है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इन मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो सप्लाई घट रहा है, क्या घट रहा है, सप्लाई। चलो फिर से ड्राइंग बनाया जाए, सप्लाई घट रहा है ना, अबरी बार जीरो हो गया क्या हो गया, यहाँ जीरो नहीं ना होता है, यहाँ एक्स होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ वाई। चलो ये पहले कीमत था, सपोज कर लो ये मेरा डिमांड था, ये मेरा सप्लाई था, ठीक, यहां इक्विलिब्रियम था, यहां पे सप्लाई होता था। अब बोल रहा है क्या हो रहा है, सप्लाई घट रहा है, बोल रहा है ना, क्या घट रहा है, सप्लाई घट रहा है। तो सप्लाई देखो यहां है, सप्लाई पूर्ति में कमी हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो सप्लाई कम होने का मतलब है चढ़ जाएगा सप्लाई, ये देखो सप्लाई आ गया नीचे, यहां पे हो गया, तो मेरा इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें से क्या होगा, जब मेरा सप्लाई, ध्यान से देखना, जब मेरा सप्लाई क्या होगा, सप्लाई सही ड्राइंग बना रहे ना, सप्लाई ये हो जाएगा यहाँ पे सप्लाई, एक मिनट नीचे में तो बढ़ा दिए जी, सॉरी तो बढ़ा दिए इसको, सप्लाई घट रहा है ना, घटेगा तो इधर आ जाएगा ना, सप्लाई यहाँ आ गया, सप्लाई आने से मतलब है कि कीमत, कीमत मेरा बढ़ जाएगा और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई घट जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई घट जाएगा। अब ढूंढो तो कहीं पे कीमत बढ़ेगा बोल रहा है, कीमत बढ़ेगा और मात्रा में कमी होगा, ऑप्शन ढूंढो कहीं पे, संतुलन कीमत कम होगा, ये तो नहीं होगा, संतुलन कीमत में वृद्धि और मात्रा में कमी, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग से बनाना तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 पे बोल रहा है हम लोगों को, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम और उत्पादन स्तर पर वस्तु की कुल मांग की कीमत लोच कितनी होती है? What is the price elasticity of demand of a goods at a production level of maximum total revenue in a monopoly? तो मोनोपोली में अगर वो प्रोडक्शन करता है तो जो टोटल रेवेन्यू है वो कम से कम एक के बराबर तो रखता है, किसके बराबर रखता है, कम से कम एक के बराबर रखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो एक के बराबर रखता है कम से कम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, बोल रहा है द्वय अधिकार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है?
हाउ मेनी सेलर्स आर देयर इन ड्यूपोली। अब देखो ड्यूपोली बोल रहा है तो ड्यूपोली में 2 होगा, तब ना नाम इसका ड्यूपोली पड़ा। 20 नंबर, निम्न में किस बाजार में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस। मतलब अलग अलग तरीके के सामान देखने को मिलता है। तो ये एकाधिकार बाजार यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखने को मिलता है। बाकी ये जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, यहां हम लोगों को होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यानी कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पे होता है इस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, आगे अब देखो यहां से जो पार्ट 20 मतलब कि 21 नंबर से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट ग्राफ था, ड्राइंग था, सब चीज हम बताएं। इसमें भी जहां न्यूमेरिकल, जहां जहां फॉर्मूला आएगा, वहां हम ये सब चीज बताएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? तो इस बुक को लिखे थे जे.एम. किन्स ने। कब लिखा था? 1936 को लिखा था। और ये बुक मतलब कि उनका जो प्रिंसिपल था वो था एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, यानी वो मानते थे कि जो सामूहिक मांग जो होता है वो हमेशा बराबर होता है सामूहिक पूर्ति का। सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति। ठीक है, ये जे.एम. किन्स का मानना था। याद रखना कब लिखा था? 1936। ये भी क्वेश्चन पूछता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है? व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो याद रखना कभी भी अगर हम आपका जीडीपी निकालना है तो अगर हम एनडीपी में प्लस कर देते हैं मूल्य ह्रास को, यानी कि जब जीडीपी निकालना है तो जब एनडीपी में हम लोग डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये चीज पूछा जा चुका है, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है? व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। मतलब कि गेहूं का यूज करके क्या बना सकते हैं? तो भाई गेहूं का यूज करके चपाती भी बना सकते हैं, गेहूं का यूज करके बिस्कुट भी बना सकते हैं और गेहूं का यूज करके ब्रेड भी बना सकते हैं, यानी इन सब में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, बोला गया है किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? Which of the following item is not included in calculation of GDP in a year? जीडीपी में किसको शामिल नहीं करेंगे? तो हम बताए थे ना, जीडीपी निकालते समय कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को नहीं जोड़ा जाता है, प्लस सेकेंड हैंड वस्तुओं का गुड्स को यानी कि पुराना सामान को खरीदने बेचने से जो पैसा मिलता है उसको नहीं जोड़ा जाता है, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी एक पक्षीय भुगतान जो सरकार यूनिलेटरल ट्रांसफर करता है, जैसे स्कॉलरशिप देता है, वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, विकलांग या दिव्यांग पेंशन देता है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देता है, तो इन चीजों को जो है वो जीडीपी में जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार, प्रयुक्त कार की बिक्री, क्योंकि ये सेकेंड हैंड कार है। आप बोलोगे कि सर सेकेंड हैंड कार को क्यों नहीं जोड़ेंगे, पैसा तो मिल रहा है। इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कार जब बना होगा, जब इस कार को बनाया गया होगा और फर्स्ट टाइम जब इसको बेचा गया होगा, तो जब बनाया गया होगा उस समय तो इसका पैसा को जीडीपी में जरूर जोड़ा गया होगा, तो इसलिए इसको दोबारा से नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो ये तो दोहरी गणना का समस्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? जीडीपी इज बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। हमको लगता है मैराथन क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर शायद हम गलत बता दिए थे। ठीक है, हम अभी उसको पिन करके देख के बता देंगे। जीडीपी निकालने के लिए तीनों मेथड से हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम, ठीक है, जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम, तो जब जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो भाई इन तीनों ही विधि से निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे सन 2016 में विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन, यानी कि विमुद्रीकरण मतलब होता है नोटबंदी। याद है ना, भारत में नोटबंदी हुआ था, आप सभी लोगों को याद होगा। ठीक है, 2016 में हुआ था नोटबंदी। उस समय 500 और 1000 का नोट को सरकार बंद कर दिया था। ये तो इजी है, हम सबको पता ही था।
चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। अच्छा, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है। तो केंद्रीय बैंक सबसे पहला पैसा छापेगा, नोट इशू करेगा, करेंसी। दूसरा बैंकों का बैंक है यानी कि बैंक ऑफ बैंक्स। सरकार का सलाहकार होता है, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। अंतिम ऋणदाता होता है यानी लास्ट में लोन देता है। सारे बैंकों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। प्लस विदेशी समाशोधन गृह यानी कि फॉरेन करेंसी को अपने पास रखने का काम करता है। मौद्रिक नीति बनाना यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम आरबीआई मेरा करता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। मुद्रा निर्गमित करना यानी नोट इश्यू करना, हाँ करेंसी। पेपर मनी छापने का काम आरबीआई करता है भारत में। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल का भी काम करता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास कितना पैसा रहेगा, इसको भी ये कंट्रोल करता है। जनता से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, नहीं, ये जनता के लिए ये बैंक काम नहीं करता है। सरकार का बैंकर, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, हाँ ये बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का काम ये नहीं करता है, क्योंकि पब्लिक से पैसा जमा लेने का काम कोई भी व्यापारिक बैंक मेरे लिए करता है। व्यापारिक बैंक मेरे लिए करता है यानी कि कमर्शियल बैंक का ये काम होता है, ठीक है, पैसा जमा लेना। ठीक, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत का एक केंद्रीय बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमको पता है भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1935 में किया गया था, ठीक है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लिक्विड मनी? अब देखो मनी में 4 कैटेगरी होता है, हम मनी वाला चैप्टर में आप लोग को बताए थे। जो सबसे तरल मुद्रा होता है, जो सबसे लिक्विड मनी होता है, वो होता है M1। क्या होता है? M1 जो होता है वो सबसे ज्यादा तरल मनी होता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे कुछ कुछ और हमको लिखाना है नोट्स, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। पेन पेपर निकाल लो, कुछ कुछ और नोट्स लिखाएंगे अभी। उपभोग फलन C इज इक्वल टू A प्लस BY में प्रेरित उपभोग कौन है? द इंड्यूस्ड कंजम्पशन इन द कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस BY इज। तो यहाँ जो इंड्यूस फंक्शन जो होता है वो हम लोगों का होता है, इंड्यूस बोला ना, हाँ, इंड्यूस्ड फंक्शन जो होता है वो मेरा A होता है। इंड्यूस फंक्शन क्या होता है मेरे लिए? A होता है। इंड्यूस फंक्शन मेरे लिए क्या होता है? A होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, इंड्यूस फंक्शन A, ठीक है। अभी इसको नहीं बताएंगे। अच्छा, मान लो अगर ये ऐसा रहता C इज इक्वल टू 100 प्लस 2y, तो यहाँ पे इंड्यूस फंक्शन किसको मानते? तो यहाँ पे मानते A की जगह में यहाँ 100 है ना, तो 100 मेरा आंसर होता, ठीक है। ऐसा भी एग्जाम में पूछता है, यहाँ A के बराबर जो होगा वो मेरा इंड्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। इसको हम आगे बताएंगे। देखो फॉर्मूला पूछ रहा है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू, हम बताए थे ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। आगे अब इस चित्र में हम समझाएंगे। निम्नलिखित चित्र में स्वतः निवेश यानी स्वतः निवेश मतलब की रेखा क्या है? व्हाट इज द लाइन ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? अब हम थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स लिखा रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ लिख लेना आप लोग। ये जो निवेश होता है, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको अच्छा से लिख लेना सब लोग। ये जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखना निवेश 2 तरीके का होता है। ये चैप्टर हमको पढ़ाना था मल्टीप्लायर, लेकिन समय काफी कम बचा इसलिए हम नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। तो एक होता है हम लोगों का इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रेरित निवेश, प्रेरित निवेश। और दूसरा होता है हम लोगों का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्त या स्वतः निवेश। अब आप बोलोगे इन दोनों का मतलब क्या है? तो प्रेरित निवेश यानी इंट्रोड्यूस निवेश का मतलब होता है कि हम किसी चीज से प्रेरित हो करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो हमको कहीं से कोई प्रॉफिट चाहिए, कहीं से कोई लाभ चाहिए, या तो फिर हम जानते हैं कि यहां से हमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, हम उस आशा में वहां पे पैसा लगा रहे हैं। तो ये होता है प्रेरित निवेश करना। और दूसरा होता है स्वतः निवेश का मतलब है कि हम वहां से कुछ रिटर्न के मनसा में नहीं किए। जैसे सरकार कहीं पे पैसा लगा, सरकार किसी विकास में, देश के भलाई में, या सरकार रोड बनाने में, पुल बनाने में पैसा लगा दिया, खर्चा किया सरकार पैसा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं स्वतः इन्वेस्टमेंट, ठीक। और स्वतः इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, मतलब
इतना समझ लो कि जितना आय होगा निवेश होगा, आय होगा निवेश होगा, ये बराबर होता है। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, ये देखो ये बढ़ रहा है, ये भी देखो बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए स्वतः इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा सीधा होता है, सीधा। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का रेखा यहाँ पे कौन सा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का रेखा है? सी और डी, ठीक है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिख लेना इसका, हाँ। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम लोगों के लिए होगा वो यहाँ क्या होगा? सी और डी होगा, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना। एक फॉर्मूला पहले लिख लेना, यदि एमपीएस इतना है तो गुणांक का मान क्या होगा? अगर एमपीएस 0.4 है तो मल्टीप्लायर। अच्छा, मल्टीप्लायर का दो फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, और अगर एमपीएस नहीं रहता तो के इज इक्वल टू 1 अगर एमपीएस की जगह एमपीसी रहता तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे तो एमपीएस दिया है, एमपीएस दिया है ना भाई, तो के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो बताओ यहाँ पे हम लोगों का 1/एमपीएस है 0.4, इसका मतलब है 1 जब 0.4 में से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 डाल के 0 लग जाएगा, यानी 10/4, यानी कि 2.5। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 2.5। ऑप्शन नंबर है डी पे, तो डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, एग्जाम में अगर कुछ भी बोले एमपीएस की इसके जगह कोई भी वैल्यू दे तो आप इस फॉर्मूला से निकालना, और अगर एमपीसी दे दे आपको एमपीसी, तो एमपीसी के लिए ये फॉर्मूला लगा के बढ़ा देना, ठीक है। और याद रखना एक बात मेरा, एमपीसी का मान याद रखना, एमपीसी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है एमपीसी का मान, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है। संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स मेरे लिए होता है, यानी जीएसटी मेरे लिए अप्रत्यक्ष कर होता है। और इंडिया में जो है वो जीएसटी कब से लागू किया गया था? जुलाई 2017 से जो है वो जीएसटी मेरा इंडिया में लागू हुआ था। और आयकर, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स मेरे लिए होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स का मतलब होता है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु मतलब उसमें हमारा तुम्हारा मालिकाना हक नहीं है, वो सबके लिए है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो इन चारों में से सड़क यानी कि रोड, रोड को यूज कोई भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हम बोलेंगे हम यहाँ से चलने बनी रउआ ना चलबू, हम यहाँ से चले हैं तुम यहाँ पे नहीं चलना, ठीक है। हम चलने बानी तुम नहीं चलना, ऐसा होता है ना, ठीक है, कि हम यहाँ से चले हैं तुम नहीं चलोगे, तो ऐसा नहीं होता है, रोड में सब चलता है, ठीक है। आगे, जीएसटी इंडिया में कब लागू हुआ? अभी बताए थे, जीएसटी इंडिया में लागू हुआ 2017 को, जुलाई 2017 को। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिशिएट, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना, रेवेन्यू डिफिशिएट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज्यादा होता है तो उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिशिएट। बजट वाला चैप्टर में तो हम पढ़ाए थे आप लोगों को। चलो 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्यापार संतुलन क्या है? व्हाट इज बैलेंस ट्रेड? तो बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है हम लोगों का, हम लोग किसी देश के साथ कितने गुड्स को एक्सपोर्ट किए और हम लोग कितने गुड्स को हमारे देश से कितने गुड्स का एक्सपोर्ट किए और कितने सामानों का इंपोर्ट किए, इसका जो अंतर होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। यानी कितने वस्तुओं का हम लोगों ने निर्यात किया और कितने वस्तुओं को हमने आयात किया, उसका जो अंतर होगा वो होगा व्यापार संतुलन, ठीक है। तो अंतर ढूंढो, निर्यात और आयात का अंतर, निर्यात और आयात का अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन। और इसमें भी अगर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया इंपोर्ट कम हो गया, आयात ज्यादा निर्यात ज्यादा हो गया आयात कम, तो ये होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल, ठीक है, फेवरेबल। और अगर ये उल्टा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया इंपोर्ट ही ज्यादा कर लिए, निर्यात कम किए आयात ही ज्यादा कर लिए,
तो ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन मेरे लिए होता है। ठीक है, आगे। यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, तो इस लेनदेन को भारत के भुगतान संतुलन में कहां दर्ज किया जाएगा? इफ एन इंडियन बायज ए चाइनीज मोबाइल कंपनी, पूरा का पूरा चाइनीज मोबाइल कंपनी को खरीद लिए, वेयर इज ट्रांजेक्शंस बी एंटर्ड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी अगर हम ही को मान लो, अगर हम चाइना का कोई कंपनी को पूरा का पूरा कंपनी को खरीद लिए, तो इसको हम कहां दिखाएंगे? तो पहले बताओ, अगर हम चाइना का कोई मोबाइल कंपनी को खरीदे तो ये लेन-देन तो दिख रहा है। तो अगर ये लेन-देन दिख रहा है तो ये चालू खाता यानी करंट अकाउंट में तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले करंट अकाउंट को उड़ाओ। करंट अकाउंट यानी चालू खाता, इसमें नहीं जाएगा। चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, इसमें भी नहीं जाएगा। ये जाएगा मेरा पूंजी खाता में, बिल्कुल सही। यहां भी पूंजी खाता है, यहां भी पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। यहां भी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा लगाएं तो भाई कैपिटल तो मेरे लिए बनेगा। अरे भाई, हम किसी का बिजनेस में पूरा पैसा लगा दिए और पूरा इस बिजनेस को खरीद लिए, तो मेरा तो वो कैपिटल होगा ही। लेकिन उसको कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे या क्रेडिट साइड में? तो देखो, अकाउंटेंसी का जो स्टूडेंट कॉमर्स वाले हो वो इसको तुरंत रिलेट कर लोगे, लेकिन जो स्टूडेंट कॉमर्स का नहीं है, आर्ट्स और साइंस का है, उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज के लिए पैसा देते हैं तो उसको डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे बैंक अकाउंट से अगर पैसा कटा तो उसको डेबिट लिखा जाता है, और मेरे अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यानी खर्चा समझ लो, खर्चा को डेबिट लिखेंगे, इनकम एंड गेन को क्रेडिट लिखेंगे, इतना समझ लो। ठीक है, तो ये हम क्या किए, पूरा का पूरा पैसा लगा दिए। पूरा का पूरा पैसा लगाएं तो मेरे लिए खर्चा हुआ। पूरा का पूरा पैसा लगा दिए तो क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो खर्चा को डेबिट लिखा जाता है, तो इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। ठीक है, या ऐसे समझ लो, हम उस पूरे बिजनेस को खरीद लिए, तो मेरे पास बिजनेस आ रहा है, तो जो आता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो मेरे पास आता है उसको डेबिट में दिखाया जाता है। तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरे पास आ गया तो उसको डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस कैसे भी याद रखना, बस याद रखना। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एन कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? करेंट अकाउंट में जाएगा वस्तुओं का निर्यात, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसको दिखाया जाता है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का 2 सेट का वीडियो अपलोडेड है। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो एक साथ अपलोडेड है लाइव क्लास में। 4 घंटा का मैराथन हुआ था। साथ ही साथ मॉडल पेपर है, परख का मॉडल पेपर है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब चीज है। बस आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो हम जो जो चीज पढ़ा रहे हैं उस सबको कंटिन्यू करते जाओ। जैसे हम लोगों का बाकी सब सब्जेक्ट में 90% का टारगेट है, तो इकोनॉमिक्स को काहे छोड़ेंगे? इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों का 90% आएगा। बस हम लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको देखना होगा तो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छा से पढ़ो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछना। कोई दिक्कत होगा तो हमको कॉल भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को जरूर पहुंचाना।